स्वाभाविक रूप से आपको लगेगा मानो भारतीय जनता पार्टी हर दिन राहुल गांधी को माफी मांगने क्यों बोल रही है। विषय गंभीर है। अगर विदेश की भूमि में जाकर राहुल गांधी बार बार विदेशी ताकतों से यह निवेदन करेंगे कि आप हिंदुस्तान आइए और हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की रक्षा के लिए आप हिंदुस्तान के इंटरनल मैटर्स में प्रवेश करिए, उसमें घुसपैठ करिए। अगर यूके से और यूएस से राहुल गांधी लंदन में बैठकर इस प्रकार का डिमांड करेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश इसे एक बहुत ही सहज भाव से ग्रहण नहीं करेगा। और एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते, विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो लोकतांत्रिक तरीके से जनता के आशीर्वाद के माध्यम से चुनी गई हो, यह भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है कि सड़क में भी और सदन में भी इस विषय को उठाए। हमारा स्पष्ट मानना है कि यह विषय नहीं है, यह षड्यंत्र है। दिस इज जस्ट नॉट अ रैंडम इश्यू, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी, अ कंसिस्टेंट कॉन्स्पिरेसी बाय द कांग्रेस पार्टी एंड द गांधी फैमिली। क्योंकि ये पहली बार इस प्रकार से जाके लंदन में कह रहे हो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के खिलाफ, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी बिना माफी मांगे निकल जाएंगे। माफी तो उन्हें मांगना ही पड़ेगा, हम मंगवा के ही रहेंगे। मैं आपको याद दिलाऊं, इसी प्रकार से राहुल गांधी एरोगेंटली कह रहे थे 2019 में कि सुप्रीम कोर्ट में हम माफी नहीं मांगेंगे राफेल के केस में। कान पकड़ करके मौखिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। आई एम सॉरी, आई रिग्रेट। ये राहुल गांधी जी को हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में कहना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन सीजेआई उससे सेटिस्फाई नहीं हुए और उन्होंने कहा नहीं, केवल मौखिक रूप से कहने से कि आई रिग्रेट यह उचित नहीं होगा, आपको एक एफिडेविट सबमिट करके क्षमा याचना करनी होगी। और देश की राजनीति में राहुल गांधी वो नेता बने जिन्होंने लिखित रूप से एफिडेविट सबमिट करके सुप्रीम कोर्ट में कान पकड़ते हुए माफी मांगा कि मैंने झूठ बोला था, मैंने जनता के बीच में फरेब फैलाने की कोशिश की थी। जो राहुल गांधी जी ने लंदन में किया है बिल्कुल वही किया है। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगना पड़ा था और आज पार्लियामेंट में, सदन के पटल पे, संसद में माफी मांगना पड़ेगा। आप सोच सकते हैं यह विषय कितना गंभीर है। लंदन में जाना और लंदन में कहना विश्व के एक बहुत बड़े भूखंड में जहां पहले डेमोक्रेसी होती थी, ऑल ऑफ अ सडन दिस डेमोक्रेसी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। यह डेमोक्रेसी अब एग्जिस्ट नहीं करती है। और इसलिए जो विश्व की शक्तियां हैं, जो डेमोक्रेसी की पहरेदार हैं, तथा कथित डेमोक्रेसी के पहरेदार हैं, द सो कॉल्ड प्रोटेक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, व्हाई आर दे ओब्लिवियस? ये शांत क्यों है, ये चुप क्यों है? व्हाई डोंट दे प्रोटेक्ट द डेमोक्रेसी इन इंडिया? मतलब दिस इज एन ओपन इन्विटेशन, ये एक खुला निमंत्रण है कि आप आइए और भारतवर्ष के आंतरिक लोकतंत्र में आप आके घुसपैठ करिए और आप हमें नेता बनाइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मणिशंकर अय्यर एंड राहुल गांधी? ये मणिशंकर अय्यर और राहुल गांधी में क्या डिफरेंस है? मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान जाते हैं और पाकिस्तान में आह्वान करते हैं कि हमें मोदी को हटाना होगा, हमें इस सरकार को गिराना होगा, आइए पाकिस्तान और हम कांग्रेस पार्टी मिलकर काम करेंगे। सलमान खुर्शीद बतौर विदेश मंत्री चाइना में जाके चाइना में जिस प्रकार से प्रस्तुतिकरण करते हैं, चाइना की वंदना करते हैं और भारत को कम आंक के आते हैं, वह भी हमने देखा है। और आज राहुल गांधी लंदन में जाकर न्योता देकर आते हैं विदेशी ताकतों को कि आप आकर हमें बचाइए और राहुल गांधी को आगे बढ़ाइए। दिस इज नथिंग शॉर्ट ऑफ व्हाट मीर जाफर डिड। मीर जाफर ने जो किया था नवाब बनने के लिए, आप सबको पता होगा। मीर जाफर नवाब बनना चाहता था और नवाब बनने के लिए उसने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद ली थी।
ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में प्रवेश करके मीर जाफर के साथ खड़ी हुई और उसके बाद जो हुआ वो और आप और हम सब जानते हैं, अंग्रेजों का शासन। It would not be an aberration to say that Rahul Gandhi is the present day Mir Jafar of Indian polity. जो उन्होंने लंदन में किया है वो ठीक वही किया है। शहजादा नवाब बनना चाहता है और शहजादे ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद मांगी है नवाब बनने के लिए कि तुम मुझे नवाब बनाओ, मैं तुम्हें 24 परगना भेंट करूंगा, मैं तुम्हें हिंदुस्तान का एक टुकड़ा भेंट करूंगा। मीर जाफर ने बंगाल में 24 परगना उसने भेंट किया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और उसी 24 परगना के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तान में प्रवेश करती है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। द प्रेजेंट डे मीर जाफर ऑफ इंडियन पॉलिटी राहुल गांधी हैज टू अपोलोजाइज। मीर जाफर को माफी मांगनी ही पड़ेगी, इसका कोई दूसरा और विकल्प नहीं है। राहुल गांधी यहां तक गिर सकते हैं कि वो लंदन की भूमि में बैठ करके भारत के इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को डीप स्टेट करार दे सकते हैं कि दीज आर द डीप स्टेट्स जस्ट एज पाकिस्तान हैज आईएसआई। ठीक उसी प्रकार इंडिया में डीप स्टेट डेमोक्रेसी के ऊपर हमला कर रहा है। राहुल गांधी जो प्रेजेंट डे मीर जाफर है वो यहां तक गिर सकते हैं कि लंदन में बैठकर वो कह सकते हैं कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस है जिसका रोल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो जुडिशियरी हो, ये आज कॉन्स्ट्रेन्ड है, ये आज उन्मुक्त नहीं है, मुक्त नहीं है। कमिटेड जुडिशियरी क्या होती थी ये आप इंदिरा जी के जीवनी में पढ़िए। किस प्रकार से आपातकाल के पश्चात और आपातकाल के दौरान जुडिशियरी के साथ खिलवाड़ कांग्रेस पार्टी ने किया था। व्हाट इज कमिटेड जुडिशरी, इसकी पूरी चैप्टर आज अवेलेबल है। इट इज अ मैटर ऑफ रिसर्च। जस्ट बिकॉज द शहजादा वॉन्ट्स टू बिकम नवाब, शहजादे को नवाब बनना है। कांग्रेस पार्टी में आज लोकतंत्र शेष नहीं है। कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन, हिंदुस्तान के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से शहजादे को नवाब नहीं बना सकती है। इसलिए दूसरे देशों में जाकर शहजादे प्लीड करते हैं कि मुझे नवाब बनना है, तुम मेरी मदद करो। ये नहीं चलेगा शहजादा, ये नहीं चलेगा। आज आपको माफी मांगनी ही पड़ेगी। आपने कहा कि हमारी माइक्स ऑफ कर दी जाती है, डेमोक्रेसी डज नॉट एग्जिस्ट। राहुल जी आंकड़े लेके आए हैं आज आप पार्लियामेंट आए, आपके आंकड़े जो भारतीय जनता पार्टी आज बता रही है, इन आंकड़ों पे गौर फरमाएं। अटेंडेंस शीट को देखें। राहुल जी का अटेंडेंस पार्लियामेंट में 52% है, जबकि नेशनल एवरेज 79% है। और स्टेट जहां से राहुल गांधी एमपी हैं अर्थात केरल का औसत 84% है। केरल के एमपी जो हैं वो 84% पार्लियामेंट आते हैं। नेशनल एवरेज लगभग 80% है और मात्र 52% टाइम्स राहुल गांधी पार्लियामेंट आते हैं। अधिकांश समय तो विदेश में ही रहते हैं। और आप कहते हैं कि हमारे माइक ऑफ कर देते हैं। आपका अटेंडेंस ऑफ है साहब, माइक तो ऑन है। दूसरा आंकड़ा पार्टिसिपेशन इन डिबेट्स। डेमोक्रेसी, डिबेट्स एंड डिस्कशन, दे आर द पिलर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर डेमोक्रेसी में डिबेट नहीं होगा, डिस्कशन नहीं होगा, तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है। डेमोक्रेसी की आत्मा डिबेट होती है। और राहुल गांधी ने मात्र 6 डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया है अब तक इस सेशन में मतलब 2019 से। नेशनल एवरेज 41 का है और स्टेट एवरेज 68.2। केरल से जहां से वो एमपी है वायनाड, उस स्टेट का एवरेज 68.2% है। कितने सवाल राहुल गांधी जी ने पूछे हैं? सवाल तो आप विदेश की भूमि में पूछते हैं, पार्लियामेंट में कितने सवाल पूछे हैं? राहुल गांधी ने 2019 से 2023 तक मात्र 92 सवाल पूछे हैं, जबकि नेशनल एवरेज 163 की है और स्टेट एवरेज, केरल का एवरेज 216 की है। आप सवाल पूछते नहीं है बिकॉज यू डोंट हैव क्वेश्चंस।
एक ही टेप रिकॉर्डर है आपके पास, वही हर जगह चलाते हैं। आप डिबेट में, डिस्कशन में भाग लेते नहीं है बिकॉज यू हैव नथिंग टू डिबेट। यू डोंट पार्टिसिपेट इन द पार्लियामेंट। आपकी अटेंडेंस यहां सबसे कम है बिकॉज यू फील दैट अनफॉर्चुनेटली, कोट अनकोट, अनफॉर्चुनेटली यू आर अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वो तो एक बगल में जयराम रमेश बैठे रहते हैं जो कान में बोलते रहते हैं, वरना उनके मुख से तो सत्य निकल ही गया था कि अनफॉर्चुनेटली आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फॉर्चुनेटली आई लव ट्रैवलिंग। फॉर्चुनेटली वो एक फॉरेन कंट्री के टूरिस्ट के रूप में देखे जाते हैं। उनको अगर बोला जाए कि सबसे बड़ा फॉर्च्यून क्या है, तो सबसे बड़ा फॉर्च्यून वो कहेंगे हिंदुस्तान के विरोध में विदेश में बोलना, ये सबसे बड़ा फॉर्च्यून है। एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो स्वाभाविक रूप से ये आंकड़े राहुल गांधी जी के हैं, और विदेश की भूमि में जाकर मीर जाफर के काम करने वाले शहजादे राहुल गांधी जी से वी डोंट रिक्वेस्ट, नॉट एज बीजेपी, बट हिंदुस्तान के एक साधारण जनता के रूप में ये आदेश देते हैं, ये डिमांड करते हैं कि यू हैव टू अपोलोजाइज। आपको माफी मांगना ही चाहिए और मांगना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने हिंदुस्तान को अपमानित किया है, हिंदुस्तान को बदनाम करने का काम किया है, और ये अधिकार आपको हिंदुस्तान की जनता ने नहीं दिया है। धन्यवाद। कोई सवाल हो तो अवश्य पूछें। कांग्रेस पार्टी पहले तो ये कह रही है कि राहुल गांधी माफी नहीं मांगे। कल वो कर्नाटक और वायनाड के दौरे पर उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग मुझे डराना चाहते हैं, मैं डरने वाला नहीं हूं क्योंकि मैं सच के लिए लड़ रहा हूं, माफी नहीं मांगेंगे। ये स्वाभाविक रूप से उनको लगता है कि ये नॉर्मल है। हिंदुस्तान के विरोध में विदेश की भूमि में बोलना, जो व्यक्ति जाके हिंदुस्तान के विरोध में पहले कश्मीर के खिलाफ बोल चुका हो विदेश की भूमि में और देश की भूमि में, और याद करिए राहुल गांधी जी के कश्मीर के स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में डोसियर के रूप में इस्तेमाल किया था। किस प्रकार से राहुल गांधी के स्टेटमेंट को पाकिस्तान ने अपने पहले सेंटेंस में कोट किया था और यूएन में डोसियर दिया था कि देखिए जो पाकिस्तान बोल रही है सच बोल रही है भारत के लिए, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि वहां पर लोकतंत्र नहीं। तो उस व्यक्ति से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आर यू एक्सपेक्टिंग दैट ही वुड लाइक टू अपोलोजाइज? उनके लिए तो यह बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है विदेश में जाकर देश के खिलाफ बोलना। See, as far as Parliament, which is the epitaph, which is the center of democracy of India is concerned, it's the temple of Indian democracy, and of course in the temple of Indian democracy, the vibrancy of our democracy is felt. If an honorable member of Parliament of the same Parliament goes to a foreign destination and condemns the soul of Indian democracy, how do you believe Indian people and Indian Parliament should react to it? The way that they are reacting today, by demanding a just apology. This is a just demand. And no member of Parliament, however entitled that member of Parliament may feel because of the surname, is allowed to demean India's democracy in a foreign land to the extent where they have demanded that there should be foreign intervention in protecting Indian democracy. This is demeaning, and there is nothing other than apology. तो उनको बोलने से कौन रोकता है? मैंने अभी तो आपके सामने आंकड़े रखा है। वो पार्लियामेंट आएंगे तभी तो बोलेंगे। दे फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नो हेड नो हेडेक। हम आएंगे ही नहीं तो हम बोलेंगे कैसे? बोलने के लिए आपको रहना पड़ेगा ना। सरदर्द तभी होता है जब सर होता है। देखिए, यह भी आज एक महत्वपूर्ण विषय है। आम आदमी पार्टी उसके ड्रामा और बजट को लेकर जो अभी टीवी पर हम खींचतान देख रहे हैं, दो नौटंकी चल रहे हैं। एक नौटंकी विदेश की भूमि पर, एक नौटंकी यहाँ दिल्ली में परमानेंटली दे हैव ओपन थिएटर्स।
मैं इसमें बहुत ही संक्षिप्त रूप से जो मीडिया में आया हुआ है, जो पब्लिक डोमेन में है, उस विषय को रखना चाहता हूं, एंड देन द डिसीजन इज योर्स कि क्या हकीकत है और क्या होना चाहिए। देखिए, ये कानून है कि एनसीटी, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, जीएनसीटी, जो भी बजट बनाती है वो एलजी को भेजती है उनके अप्रूवल के लिए। तो इसी माह अर्थात मार्च माह के 9 तारीख को एक अप्रूवल के लिए चिट्ठी दिल्ली सरकार द्वारा एलजी महोदय को भेजा गया कि आप इस बजट को अप्रूव करिए, ये बजट है दिल्ली सरकार का, और ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। 9 तारीख को उसको देखने के बाद तुरंत एलजी साहब ने उसमें 3-4 ऑब्जर्वेशंस, क्योंकि एलजी साहब का ये कानूनन अधिकार है कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने ऑब्जर्वेशंस लिख सकते हैं। वो बाइंडिंग नहीं होता है, वो ऑब्जर्वेशंस होता है। तो लगभग 3 या 4 ऐसे ऑब्जर्वेशंस एलजी साहब ने उस पर लिखे। वो क्या ऑब्जर्वेशंस थे? वो ऑब्जर्वेशंस थे कि जो दिल्ली का कैपिटल आउटले है, कैपिटल आउटले का अर्थ क्या होता है? कैपिटल आउटले का अर्थ होता है दिल्ली के भविष्य को बनाने के लिए जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, रोड्स के लिए खर्चा करना है, पानी के लिए खर्चा करना है, बिजली के लिए खर्चा करना है, बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए दिल्ली 50 साल बाद कैसी होगी, 25 साल बाद कैसी होगी, उसके लिए जो कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मात्र 20% है। एक अच्छे राज्य में, एक वाइब्रेंट स्टेट में ये 50% होती है। तो क्या इसे बढ़ाया जा सकता है? क्या इस पर चिंतन करना चाहिए? इस प्रकार एलजी ने एक ऑब्जर्वेशन दिया। दूसरा ऑब्जर्वेशन एलजी ने दिया कि दिल्ली जल बोर्ड और आपके डीटीसी एक कॉरपोरेशन है और एक बोर्ड है। कॉरपोरेशन और बोर्ड का अर्थ होता है कि इनकी एक ऑटोनॉमी होती है और उसके साथ साथ ये आय कर सकते हैं, ये इनकम करते हैं और उसी इनकम में से व्यय करते हैं अर्थात खर्च करते हैं। ये किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते। तो एलजी साहब ने इसमें एक ऑब्जर्वेशन दिया कि ये हमें देखने को मिल रहा है कि बार बार इन्हें हमें सब्सिडी देना पड़ रहा है। क्या हम जिस प्रकार का अरेंजमेंट कानून में है उसके मुताबिक डीटीसी और जल बोर्ड के लिए काम कर सकते हैं? तीसरा ऑब्जर्वेशन एलजी साहब ने दिया कि पिछले बार के बजट में, और ये सब पब्लिक डोमेन में, उनके मंत्री ने कह दिया है बजट के आंकड़े मुझे पता नहीं, ना पता होना चाहिए। बजट जब तक डिक्लेयर नहीं होता है ये आंकड़े हमें नहीं पता होते, मगर ये आंकड़े मंत्रियों ने बताया है आम आदमी पार्टी के, जो कि ब्रीच है, और इसलिए मैं ये आंकड़े वहां पेपर से, न्यूज़पेपर में जो छपा है उससे पढ़ रहा हूं। पिछले वर्ष 270 करोड़ का बजट था एडवर्टाइजमेंट का, इस बार उसे बढ़ा करके लगभग 550 करोड़ कर दिया गया है। मंत्री ने भी बताया है कि 550 करोड़ बढ़ा दिया गया है। आप याद करिए, जब 270 करोड़ खर्च किया गया था एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, तो उसमें कोर्ट ने भी सवाल पूछा था और रिकवरी के विषय में भी बात हुई थी। तो स्वाभाविक रूप से एक सवाल पूछा गया कि क्या इतना पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करना उचित होगा, या ये 550 करोड़ में से बहुत पैसा गरीबों के लिए यदि खर्चा किया जाए तो वो उचित होगा। ये तो मैं जनता जनार्दन पे छोड़ता हूं, पैसा हम अपने ऊपर खर्चा करें नेतागण या गरीबों के लिए खर्चा करें। और एक सवाल पूछा गया कि देखिए, नई गाड़ी एमएलएस के लिए खरीदी जाए, नए बंगलो उनके लिए बनाए जाए, उनके लिए बंगलो रिनोवेट किए जाए, उसके लिए दिल्ली सरकार के पास पैसा है, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा नहीं है। इस पर चिंतन करना चाहिए। आप बताइए, ये आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो, आप याद करिए, वो सीन तो मैं भूल ही नहीं सकता। जब शपथ ग्रहण में आए थे, एक ही ऑटो में कैसे सब लटक के आए थे, याद करिए। कोई पीछे लटका था, कोई आगे लटका था। बोल रहे थे हम कोई गाड़ी नहीं लेंगे, हम गाड़ी खरीदेंगे ही नहीं, हम जीवन भर ऑटो में चलेंगे। याद है ना सब आपको? और अभी सब अपने लिए गाड़ी खरीद लिए हैं, सब बंगलो इनका रिनोवेट चल रहा है। वो ऑटो पता नहीं कहीं नहीं दिख रही है अब, जिसमें सब लटक के, एक ही ऑटो में सब 4-5 लटके हुए थे कि हम सब, और हमारे पास तो लैपटॉप भी नहीं है, हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है, हम सब उधारी से चल रहे हैं। और एलजी साहब ने पूछ लिया, भैया आपने, ठीक है अपने लिए गाड़ी खरीद ली, नहीं सब अच्छी बात है, मगर ये कुछ पैसे तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाओ। और अंत में एलजी साहब ने एक वाजिब प्रश्न पूछा है, आज भी न्यूज़पेपर में है, कि ये जो सेंट्रल स्कीम्स है, जैसे आयुष्मान भारत, आप सेंट्रल स्कीम्स का पूरा इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? इसमें तो 100% पैसा आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेगा, क्योंकि आप यूनियन टेरिटरी हैं,
बाकी स्टेट्स को कुछ 40% हिस्सा इत्यादि देना पड़ता है, मगर आप तो यूनियन टेरिटरी है, हम पूरा पैसा खर्चा करेंगे, सेंटर पूरा पैसा खर्चा करेगी, तो आप क्यों नहीं सेंटर स्कीम्स का इस्तेमाल करते हैं? ये 3-4 ऑब्जर्वेशंस के साथ एलजी साहब ने ये फाइल चीफ मिनिस्टर को भेजा, दिल्ली गवर्नमेंट को भेजा। फिर दिल्ली गवर्नमेंट ने इस फाइल को एमएचए के पास भेजा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि एक कानून है कि कोई भी बजट जब स्टेट का पारित होता है तो महामहिम राष्ट्रपति का एसेंट होना चाहिए, कंसेंट होना चाहिए, उनसे परमिशन लेना है। तो ये एमएचए के पास भेजा गया। एमएचए ने एक बहुत विनम्र चिट्ठी लिखा कि देखिए एलजी साहब ने हमें फोन नहीं किया है, मगर आपने, अरविंद केजरीवाल जी, आपने एक चिट्ठी भेजी है जिसमें एलजी साहब के 3-4 प्रश्न हैं। ये बाइंडिंग नहीं है, मगर उनके प्रश्न हैं तो अच्छा होगा, तो आप उसका उत्तर दे दीजिए, इसका क्या क्लैरिफिकेशन होगा वो भी लिख दीजिए बगल में, और आप उस प्रश्न को लिखकर यहां भेज दीजिए, उत्तर लिख के यहां भेज दीजिए। ये 17 तारीख को चिट्ठी एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से दिल्ली सरकार को मिल जाता है। 17 तारीख को चिट्ठी मिल गई थी दिल्ली सरकार को, 17 को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल जी उस चिट्ठी को दबा के बैठ जाते हैं। 18 तारीख को दिल्ली सरकार कुछ नहीं करती है, अरविंद केजरीवाल उस फाइल को दबा के बैठे हुए होते हैं। 19 तारीख को कुछ नहीं करते हैं, उस फाइल को दबा के बैठे हुए होते हैं। 20 तारीख को कुछ नहीं करते हैं, पूरा दिन दबा के बैठते हैं, और 20 तारीख को 9:30 बजे रात को ये चिट्ठी भेजते हैं। 20 तारीख को 9:30 बजे चिट्ठी भेजते हैं और 10 बजे एलजी साहब ने हस्ताक्षर कर दिए। देखिए, नन ऑफ दीज, जो भी रिकमेंडेशन एलजी देते हैं, ये कोई बाइंडिंग नहीं है, ये एक प्रक्रिया है, यही डेमोक्रेसी है। उसमें उन्होंने अपना सुझाव दिया है, उस सुझाव पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि यहां पर कोई माई बाप नहीं है, माई बाप जनता है। यहां पर कोई राजाधिराज नहीं है कि मैंने जो बोल दिया वो सही है, मुझसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। कुछ सवाल पूछे जाएंगे, भैया आप इतने करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर रहे हो, करने चाहिए नहीं करने चाहिए, क्यों नहीं पूरा पैसा आपको आयुष्मान भारत का मिल रहा है, लीजिए ना, गरीबों को आप डबल बेनिफिट दीजिए ना थोड़ा। ये सवाल पूछने में क्या हर्ज है, आप उसमें उत्तर दे देते। तो स्वाभाविक रूप से ड्रामा ड्रामा ड्रामा, ये अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी का एक ही ध्येय, एक ही उद्देश्य है। वो बजट नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं है, इट इज ड्रामा, इट इज नॉट बजट, इट इज ड्रामा व्हाट अरविंद केजरीवाल वांट्स टू प्रेजेंट। वो बजट प्रेजेंट नहीं करना चाहते हैं, वो ड्रामा प्रेजेंट करना चाहते थे और उन्होंने ड्रामा प्रेजेंट कर दिया है। बाकी जनता जनार्दन है, सब समझती है। थैंक यू सो मच।